हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उसको हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। याद रखेंगे, ये वन शॉट वीडियो है। मैंने कल आपके लिए एक वीडियो छोटी सी लाया था जिसमें हमने बताया कि 2 दिन क्लासेस क्यों नहीं चल पाई, उसका हमने रीज़न वहाँ पे दिया। तो वहाँ पे हमने कहा भी था कि प्रत्येक स्टूडेंट ये हमें ज़रूर बताएंगे कि आज की जो क्लासेस चलने वाली है ये किस पे चलेगी। तो सबसे ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि 90% स्टूडेंटों ने कहा था कि सर केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल सॉल्व कराइए। तो इसलिए केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल हम सॉल्व कराने के लिए आज के इस वीडियो को लाए हैं। चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं, आप समझेंगे जी। देखिए, मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, ये बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए ये हम न्यूमेरिकल करा रहे हैं। ये उन्हीं टाइप के न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं जो इस बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछने के चांसेस हैं, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया विलियन न्यूमेरिकल, यहाँ पे हम देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का। चलिए, तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे न्यूमेरिकल आता है। सबसे पहला कह रहा है कि 12 ग्राम जल, 108 ग्राम एसिटिक अम्ल और 92 ग्राम एथेनॉल के मिश्रण में जल का मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। क्या हमसे कहा गया कि जल का मूल प्रभाज हमें ज्ञात करना है, ये हमारा लक्ष्य है जी। सबसे पहले टारगेट हमारा पता चल गया कि जल का मूल प्रभाज ज्ञात करना है। अब यहाँ पे जो वैल्यू दिए हैं, सबसे पहली बात दिया है करके लिखा जाता है। बट उससे पहले मैं आपसे कहूँगा, मैं आपको इसको कहूँगा कि आप सभी सबसे पहले जब भी मैं न्यूमेरिकल का क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड करूँ, इसको आप सॉल्व करने का प्रयास करें। वीडियो को पॉज करके रोक दीजिए वीडियो को, फिर सॉल्व कीजिए। सॉल्व कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, हम फिर सॉल्व कराएंगे तो आपको मिलेगा, मालूम चलेगा। इससे होगा क्या कि आप प्रैक्टिस जितना करेंगे बेटर रहेगा, आपके लिए ही प्रैक्टिस भी होता जाएगा, साथ ही साथ आप देख भी पाएंगे कि आपने जो जैसे किए हैं आंसर सही आया है या नहीं। चलिए, हम फिर भी सॉल्व कराते हैं तो देखते हैं जी। चलिए, सबसे पहले आप लिखेंगे हल। आप क्या लिखेंगे? दिया गया है। सबसे पहले ये शब्द आपको लिखना होता है, दिया गया है। तो क्या क्या दिया गया है? सबसे पहले 12 ग्राम जल दिया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जल। जल का क्या दिया गया है? भार दिया गया है। ग्राम दिया गया है तो ग्राम भार ही ना होगा जी, तो 12 ग्राम यहाँ पे जल दिया गया है, 12 ग्राम, ठीक है। दूसरा क्या दिया गया? 108 ग्राम एसिटिक अम्ल दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एसिटिक अम्ल का भार दिया है। एसिटिक अम्ल का भार कितना दिया है? 108 ग्राम। फिर से एथेनॉल यहाँ पे दिया गया है, एथेनॉल। तो एथेनॉल का भार दिया गया है कितना? एथेनॉल का भार जो दिया गया है वो 92 ग्राम दिया गया है, 92 ग्राम। ये इतना हमारे पास प्रोवाइड कर दिया गया है। हमें पूछा गया है जल का मूल प्रभाज ज्ञात करना, तो वो हम करेंगे क्या? पहले हम क्या करेंगे, ये सब कुछ दिया गया है ना, सबसे पहले हम जल का भार दिया है तो जल का हम सबसे पहले मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। जल के मोल हम ज्ञात करेंगे, मोल हम ज्ञात करेंगे। तो मोल बराबर याद रखेंगे भार बटे अणुभार होता है, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। तो अगर हम जल का हमें मोलों की संख्या निकालना है तो जल का भार लिखेंगे ऊपर और नीचे लिखेंगे अणुभार, ठीक है ना। तो ऐसे ही निकालेंगे। तो चलिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ। तो हम लिखते हैं, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से हम कुछ कर रहे हैं अलग से, ठीक है ना। हम यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि जल का मोल, अब जल का मोल हम ज्ञात करेंगे। क्यों ज्ञात करेंगे वो आगे आप हमको बताएंगे। जल का मोल ज्ञात करेंगे तो जल का मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार। मतलब जल का ऊपर हम भार लिखेंगे और नीचे हम लिखेंगे अणुभार लिखेंगे। तो लिखते हैं जी, जल का भार कितना दिया है? जल का भार दिया है 12 ग्राम, तो ये हम 12 ग्राम लिख देते हैं। जल का
12 ग्राम भार दिया है तो ये हमने लिख दिया। और जल का अणुभार कितना होता है ये तो आपको पता ही होगा, 18 होता है। जल का अणुभार 18 होता है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, सर कैसे पता कि अणुभार 18 होता है जल का। तो बाबू अणुभार हमने निकालना सिखाया हुआ है, कैसे निकालते हैं मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ। जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, ठीक है ना। निकालते ऐसे हैं, सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन की यहाँ पे संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन की संख्या है 2, तो 2 लिख दिए। और गुणा लिखेंगे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, अरे मतलब परमाणु भार, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो 1 से गुणा करा देंगे। फिर से अब एक तत्व ये समाप्त हो गया तो दूसरा प्लस लगाएंगे बीच में। फिर ऑक्सीजन स्टार्ट हो रहा है, ऑक्सीजन की संख्या है 1 तो 1 लिखेंगे और गुणा ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है, 16 लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 एकम में 2 और प्लस 16 एकम में 16, तो कितना हो गया, 18 हो गया। तो इसी तरीके से निकलता है जी कि जल का अणुभार क्या हो गया, 18 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा, ये आपका हो गया जी। तो वही हमने अणुभार लिखा है। तो इस तरीके से आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है ना, निकाल के भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अगर हम काटते हैं तो 3 छक 18 और 3 चौको 12, फिर से 2 तिया 6 और 2 दूना 4, मतलब 2/3 आ गया, ठीक है ना, 2/3 आ गया ना, 2/3 आ गया। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो जल का अगर मोल हम यहाँ पे देखें ना, जल का मोल, ठीक है, अगर हम जल का मोल यहाँ पे देखें, जल का मोल देखें तो ये कितना आ जाएगा, अगर हम 2 से मतलब 2 से अगर 3 में हम भाग देंगे ना तो ये आपका आ जाएगा 0.6667, ये हमारा आ जाएगा जी मोल। ये आप याद रखेंगे सबसे पहली बात, इतना ये वैल्यू ही इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। आप भाग देकर देख लीजिएगा, अरे 3 छक 18, 3 सते 21, 3 छक 18 बार में जाएगा 20 होगा, तो यहाँ पे तो 0.66 ऐसे आ जाएगा, तो ये इतना आएगा, आप भाग देकर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हमने क्या ज्ञात किया है, ओनली अभी तक हमने अभी क्या किया है, ओनली जल का हमने भार दिया था तो मोलों की संख्या ज्ञात की है। इसी प्रकार अब एसिटिक अम्ल का भार दिया है ना तो मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। सबकी आवश्यकता हमें पढ़ने वाली है इसलिए हम कर रहे हैं, बिना आवश्यकता के क्यों हम करेंगे जी, आवश्यकता है इसकी। अब हम निकालेंगे एसिटिक अम्ल का मोल, तो हम लिख देते हैं एसिटिक अम्ल का मोल। एसिटिक अम्ल का मोल बराबर क्या होता है जी, भार बटे अणुभार होता है। तो भार क्या है जी, एसिटिक अम्ल का भार है 108, अणुभार कितना है, एसिटिक अम्ल का अणुभार क्या होता है जी, 180 होता है ना, 180 होता है एसिटिक अम्ल का अणुभार। कैसे होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए देख लेते हैं जी, मैं भी क्लियर हो जाऊंगा। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, यही ना होता है जी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कार्बन की संख्या है 1 तो 1 लिखेंगे, और गुणे कार्बन का परमाणु भार 12 तो 12 लिख दिए, प्लस हाइड्रोजन की संख्या है 3 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो 1 लिख दिए, फिर से प्लस कार्बन का संख्या है 1 और गुणे क्या है 12 होता है तो 12 से गुणा करा दिए, फिर प्लस देंगे। ऑक्सीजन 2 संख्या में है, 2 संख्या में ऑक्सीजन है ना तो 2 लिख देंगे, और कितने से गुणा, ऑक्सीजन का होता है 16 तो 16 करा देंगे, प्लस हाइड्रोजन का 1 है और 1 ही इसका परमाणु भार होता है तो 1 गुणे 1 कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 12 एकम में 12, 3 एकम में 3, 12 एकम में 12, 16 दूना 32, 1 एकम में 1। इसको कितना लिख देंगे, 12 3 15, तो 15 हो गया प्लस 12 हो गया और ये 33 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, अरे भैया कम आएगा क्या, 60 आएगा शायद, मैं भी गलत में था, ठीक है ना। 3 2 5 5 10 0 3 5 3 1 4 5 6 हो जाएगा, मतलब 60 आएगा जी। इसका अणुभार 60 होता है, मैं थोड़ा सा गलत था, ठीक है ना। चलिए तो ये हम समझ के एसिटिक अम्ल का अणुभार है ना ये 60 होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम 60 यहाँ पे रख देते हैं, बताइए नहीं निकाले होते तो गलत हो जाता ना। तो इस तरीके से ये सब निकालना आना चाहिए आपको,
नहीं निकाल पाएंगे तो नहीं हो पाएगा। अगर निकालना फिर भी अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो ओनली आप यूट्यूब पे लिखिएगा अणुभार निकालना सीखें, अणुभार निकालना सीखें अंत में ब्रदर सर, ये लिखकर आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर, हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी, उसको देख लेंगे ना तो आप सब समझ जाएंगे। तो इसका क्या होता है 60 होता है ना, तो 60 हमने लिख दिया। अब इसको हम भाग करा देते हैं तो ये कितने बार में, ये अगर 2 से हम काटे 3 से कट जाएगा ना, 3 दूना 6, ये 20 बार में, और 3 तिरिका 9, और 9 और 3 छक 18, ये 36 बार में कट जाएगा। फिर से अगर और हम काटें तो ये कट जाएगा 10, और ये हमारा कट जाएगा 18, 18 दूना 36, और ये 10 हो जाएगा। फिर से और हम काटें तो ये 5 और ये 9 हो जाएगा। मतलब सिंपल से एसिटिक अम्ल का जो मोल की संख्या निकलेगा ये कितना 9/5 निकलेगा, 9/5 निकलेगा ना, तो ये 1 दशमलव कुछ आपका आ जाएगा। अगर हम इसको भाग देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आप याद रखेंगे, अगर भाग देंगे तो 1.9 आ जाएगा। 5 एकम 5 और 4 पन्ना 8 40, 8 बार में, ठीक है ना, 1.8 आ जाएगा, 1.8 मोल आ जाएगा, ये आप याद रखेंगे। ये किसका निकला जी, ये एसिटिक अम्ल का मोलों की संख्या निकला है। किसका, एसिटिक अम्लों की मोलों की संख्या। चलिए, तो 2 हमने ज्ञात कर लिया, सबसे पहले जल का हमने यहाँ पे ज्ञात किया, फिर एसिटिक अम्ल का ज्ञात कर लिया। अब तीसरा है एथेनॉल का मोलों की संख्या हम ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एथेनॉल का मोल। एथेनॉल का मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। भार इसका 92 दिया है तो 92 लिख देंगे, अणुभार 180 होता है तो 180 हमने लिख दिया। अब आप कहेंगे कैसे, तो एथेनॉल का सूत्र से हम निकाल लेते हैं। एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH होता है। अगर हम निकालें तो कार्बन की संख्या है 2 और इसका परमाणु भार होता है 12 लिख दिए। फिर प्लस हाइड्रोजन की संख्या है 5, इसका परमाणु भार होता है 1 तो 1 से लिख दिए। फिर प्लस ऑक्सीजन की संख्या है 1 और गुणे 16 कर देंगे, परमाणु भार हाइड्रोजन की संख्या 1 गुणे 1 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 16 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 25 5 30, 30 10 40 और 46 हो जाएगा जी, 46। ये कहाँ से 180 किसी का होता है क्या, 46 बार दिमाग में 180 आ जा रहा है। चलिए, इसका 46 होता है जी, मैं निकाल ले रहा हूँ तो मुझे पता चल जा रहा है। चलिए, तो इस तरीके से निकालना आपको आना चाहिए। अब इसको हम कटा लेते हैं दोस्त। देखिए, अगर हम दोनों सम संख्या है तो 2 से हम कटा लेते हैं, ठीक है ना। 2 से अगर कटाएंगे तो ये 2 और ये 3 बार में, और ये मतलब 23 बार में 2 से कटेगा, 2 चौको 8 और 2 छक्के 12, मतलब 46 बाई कितना आ जाएगा, ये वाइट से ही मैं लिख रहा हूँ जिससे समझ में आए, ये 46 बाई कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 46 बाई 23 आ जाएगा। अगर हम काट दें तो ये तो 2 बार में कट ही जाएगा, 23 दूना 46 होता है ना, 23 दूना 46 मतलब 2 मोल आ जाएगा, 2 मोल, ठीक है ना। ये 2 मोल किसका आ गया जी, एसिटिक एथेनॉल का, यहाँ पर मोलों की संख्या आ गया। देखिए, हमने सबसे पहले जल का मोलों की संख्या ज्ञात कर लिया, फिर से एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या, फिर से एथेनॉल का भी मोलों की संख्या ज्ञात कर लिए। जब हमने तीनों के मोलों की संख्या ज्ञात कर ली तो हम कुल मोलों की संख्या नहीं निकाल लेंगे, तब हम लिखेंगे तब कुल मोलों की संख्या, तब कुल मोलों की संख्या हम लिखेंगे। यहाँ पे 23 लिख दे रहे हैं कि काटा गया है, ये आप याद रखिएगा 23 यहाँ पे। तो कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगा जी, तो जब हम इनका तीनों की मोलों की संख्या जोड़ेंगे तो कुल मोलों की संख्या निकल जाएगा। तो पहले जल का जोड़ते हैं, तो 0.667 है, ये हमने लिख दिया। फिर से एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या 1.8 है, अब प्लस अंतिम आ जाता है एथेनॉल का जो है 2 है।
अगर हम इनको ऐड कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएंगे, सबसे पहले 2 1 3 आ जाएगा। तो इसको अगर हम जोड़ लेते हैं तो ये टोटल आपके कितने आ जाएंगे। तो अब हम जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ सकते हैं बाबू, तो 1.800 हम कर लेते हैं, फिर से 2.000 कर लेते हैं और फिर से 0.667 कर लेते हैं। ये 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 6 दूना 12 के 14 आ जाएगा, हासिल 1 3 और 1 4 हो जाएगा। तो 4.467 आ जाएंगे। ये हमारे कुल मोलों की संख्या आ गई, ठीक है ना। ये आप जोड़ सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा 4.467 ये हमारे कुल मोलों की संख्या सबसे पहले आ गई है। अब हम इसको क्या करेंगे दोस्त, अब हम कुछ नहीं करेंगे ज़्यादा, अब इतना आ गया ना हमारा, ठीक है। जैसे ही हमारे कुल मोलों की संख्या निकल गया तो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या आ गया था कि इन तीनों का मतलब जल का, एसिटिक अम्ल का, इथेनॉल के मिश्रण में जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो जल है ना यहाँ पे, इस जल का ही भार दिया है, मोल प्रभाज ज्ञात करना था। तो अब हम लिख देंगे तब जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज। तो जल का मोल प्रभाज क्या होता है जी, तो ऊपर होता है जल का मोल, जल का मोल, अब बटे होता है कुल मोल। यही फॉर्मूला होता है, जल का मोल बटे कुल मोल होता है। तो देख लीजिए जल का मोल प्रभाज है तो इसको हमने x मान लिया, इसी का मान हमें ज्ञात करना था, ठीक है ना। अब जल का मोल कितना है जी, तो जल का मोल हमने कितना ज्ञात किया है, 0.667 हमने ज्ञात किया है। अब कुल मोल अभी हमने यहाँ पे ज्ञात किया, कुल मोलों की संख्या 4.467 हमने ज्ञात किया है, यही ज्ञात किए हैं। अब जाहिर सी बात है आप इन दोनों में भाग दे देंगे तो ये आपका निकल जाएगा। अगर इन दोनों में आप भाग देते हैं तो 0.1493 ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा 0.1493 आपका आंसर आ जाएगा। तो यही तो हमें ज्ञात करना था। तो हमारे दिमाग में दोस्त पहले से ही था कि जल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है, तो जल का मोल ऊपर होगा। तो जल का मोल तो सबसे पहले हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया है, बटे फिर से आता है कुल मोल। तो कुल मोल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इन तीनों का हमें मोलों की संख्या ज्ञात करना पड़ेगा, तब हम तीनों को जोड़ेंगे तो कुल मोल निकलेगा। तो इसीलिए हमने ये सब काम किए हैं, तब ये हमारा आया है। समझ गए आप। तो ये होता है दोस्त, इस तरीके से हम करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक और बात बता दूँ, मोल प्रभाज यहाँ पे है ना, मोल प्रभाज कह रहा है, तो मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा है मात्रक, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन को समझेंगे दोस्त, परेशान नहीं होना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ जी, अच्छी बात है, ठीक। नेक्स्ट दूसरा हमारा क्वेश्चन दोस्त आता है दूसरा कि 95%, ठीक है ना, 95% एथेनॉल द्रव्यमान द्वारा युक्त रेक्टिफायर्ड स्प्रिट में एथेनॉल और जल का मोल भिन्नता ज्ञात कीजिए। एक और बात मैं बता दूं, जल का मोल भिन्नता कहे या जल का मोल प्रभाज कहे, बात दोनों एक ही है। अब यहां पे समझिएगा, एथेनॉल कह रहा है यहाँ पे। अब एथेनॉल का हमें सबसे पहले ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे हमें मोल प्रभाज ज्ञात करना है ना, मोल भिन्नता कहे या मोल प्रभाज। सबसे पहले जो दिया गया है इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले ये एथेनॉल का 95% है। अच्छा, एक यहाँ पे शब्द आया है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर स्प्रिट। रेक्टिफायर स्प्रिट का मतलब समझते हैं कि रेक्टिफायर स्प्रिट का मतलब है ना कि जो एक बड़ा सा बर्तन है, एक बड़ा सा बर्तन है, तो उसमें एथेनॉल जो है ना, एथेनॉल जिसका सूत्र होता है C2H5OH, ये है 95%, ठीक है। और ये टोटल रेक्टिफायर स्प्रिट है 100%, और 100% में से 95% ये क्या निकल गया, एथेनॉल निकल गया। बाकी जो 5% और बचा हुआ है, क्योंकि 5% क्या है, जल है।
5% क्या है जी, जल है। और यही 95 और 5 मिलकर 100% हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट का यही मतलब होता है कि एक ऐसा स्पिरिट जिसमें 95% एथेनॉल हो और 5% जल हो, ठीक है ना। तो अब वही हम निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे प्रतिशत में जब भी इस तरीके से दें तो आप इसको प्रतिशत में नहीं ग्राम में लिख लेंगे। तो सबसे पहले लिखा गया है दिया गया है। अब क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले एथेनॉल लिखेंगे, एथेनॉल। तो एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। तो एथेनॉल का क्या दिया गया है, एथेनॉल का यहाँ पे भार दिया गया है। प्रतिशत में भले ही दिया गया है बट भार में भी हम लिखेंगे ना तब 95 ग्राम लिखेंगे, ठीक है ना। प्रतिशत में दिया है उसको ग्राम में चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। मान लेते हैं 100% है तो उसको 100 ग्राम मान लिए, तो इसी तरीके से 95% है तो 95 ग्राम हमने मान लिया इस तरीके से। अब उसके बाद समझिएगा, सबसे पहले एथेनॉल का भार दिया है, फिर से एक और चीज न दिया है जी कि जल का भी भार दिया है। जल का भार कितना है, यहाँ पे 5% रहे तो 5 ग्राम हम लिख देंगे। रेक्टिफाइड स्पिरिट का मतलब ना जिसमें एथेनॉल है 95% और जल होता है 5%, दोनों मिलकर 100% हो जाएंगे, यही बात है जी। तो ये हमारा निकल गया। फिर कह रहे हैं कि एथेनॉल और जल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है, दोनों का ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एथेनॉल की सबसे पहले मोल हम ज्ञात करेंगे। तो एथेनॉल का मोल यहाँ पे हम लिख देते हैं, एथेनॉल का मोल प्रभाज। मतलब एथेनॉल का मोल प्रभाज हम नहीं ज्ञात करेंगे, एथेनॉल का मोल ज्ञात करेंगे। तो मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार एथेनॉल का होता है ना, ठीक है। तो भार बटे अणुभार हम लिख दिया। भार कितना दिया है एथेनॉल का, 95%, तो ये हमने 95 लिख दिया। अणुभार कितना हो जाए एथेनॉल का, 46 होता है ना। ये अभी ना हमने निकाल के दिखाया था जी, एथेनॉल का परमाणु भार 46 होता है। ये अगर पीछे भी हम ले जाकर अगर आपको दिखा दें तो देखिए एथेनॉल था तो इसका परमाणु भार हमने क्या लिखा, अणुभार, वही परमाणु भार भी कह सकते हैं, 46 लिखे थे ना। तो ये भी 46 हमने डायरेक्ट अब यहाँ पे लिख दिए। अब इसको आप भाग देकर देख सकते हैं। तो 4 दूना 8, 2 बार में तो जाएगा ही, तो 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2.343 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। ये अगर आप भाग देकर देख लेते हैं, ठीक है, तो 2.065, ठीक है ना, 2.065 आ जाएगा। ये हमारा मोल आ जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा मोल आ जाएगा इतना, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। अब ये हम डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं, आप भाग देकर देख लीजिएगा बाबू। अब लगे मैं भाग कराने लगूँ ना तो बहुत टाइम लगेगा। अभी तो हम दूसरे क्वेश्चन पे है ना, तो हमें सब कुछ देखना है, एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कराना है। तो ये आप समझ के सबसे पहले एथेनॉल का मोलों की संख्या हमने ज्ञात कर लिया। अब इसी प्रकार जल के मोलों की संख्या हम ज्ञात करेंगे। तो जल का मोल, तो जल का मोल बराबर क्या होता है जी, भार बटे अणुभार, इसका भी होगा ना अणुभार। तो इसका भार दिया है 5, अणुभार कोई भी जानता है 18 होता है। तो 18 है, मतलब 5/18 है ना। तो इसमें अगर हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.278 आ जाएगा, 0.278 आ जाएगा। तो ये हमारा किसका निकल गया, जल का मोलों की संख्या निकल गया। तब हम लिख देंगे, तब कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों या कुल मोलों की संख्या लिखिए या कुल मोल। तो कुल मोल कैसे होगा, जब इन दोनों मोलों की संख्या को जोड़ देंगे। तो ये क्या है, 2.065 है अब प्लस 0.278 है। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो क्या निकलेगा जी, देख लेते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं। 0.65 है और एक है 0.278 है। तो 8 5 कितना होता है, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 6 2 12 13 14 हो जाएगा, 14 और 2 1 3 और 2, मतलब 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2.343 आ जाएगा। यह हमारा इतना मोल आ गए जी, इतना मोल हमारा आ गया, इतना मोल हमारा सबसे पहले आ गया है ये,
ठीक है ना, 2.343, ये हमारा इतना मोल आ गया किसका, मतलब कुल मोलों की संख्या हमारा आ गया है इतना मोल। तो मैं आशा करता हूँ कि सबसे पहली बात इतना आपको समझ में आ गई होंगी, इतना आपको समझ में आ गया। तो जैसे हमने सबसे पहले भार दिया हुआ था, अणुभार हमने दोनों का ज्ञात कर लिया, अणुभार मतलब अणुभार नहीं, मोलों की संख्या ज्ञात किया, तो ये कुल मोलों की संख्या निकल गया। अब जैसे ही कुल मोलों की संख्या निकले गया, उसके बाद अब तो हम ज्ञात कर ही सकते हैं मोलों की संख्या। ज्ञात नहीं कर पाएंगे जी, अब तो आराम से आप कर लेंगे, आप भी कर लेंगे। जैसे किसका किसका ज्ञात करना है, तो सबसे पहले एथेनॉल का भी और जल का मोल भिन्नता ज्ञात करना है। तो लिखेंगे एथेनॉल का सबसे पहले, तो एथेनॉल का मोल भिन्नता भी आप लिख सकते हैं या मोल प्रभाज भी आप लिख सकते हैं। तो मोल प्रभाज ही हमने लिख दिया, मोल प्रभाज। तो ये क्या होता है जी, एथेनॉल का मोल हो जाएगा, एथेनॉल का मोल हो जाएगा ऊपर, अब बटे हो जाएगा कुल मोल, बटे हो जाएगा कुल मोल। तो मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा जी, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज इक्वल टू एथेनॉल का मोल। एथेनॉल का मोल कितना है जी, एथेनॉल का मोल है 2.065। कुल मोल कितना है, कुल मोल है 2.343 है, तो 2.343 है। अब सिंपल सा आप भाग देकर देख लीजिए, तो ये 0.9 कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। अब दोनों में आप भाग देकर देख लीजिए कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, भाग देकर देखेंगे तो 0.88313 आ जाएगा, 8813 आ जाएगा सबसे पहले। तो ये हमारा सबसे पहला आंसर हो गया। किसका आंसर हो गया पहले का, ये किसका आंसर है जी, तो ये हमारा निकल गया है किसका, एथेनॉल का। एथेनॉल का मोलों की संख्या हमारा निकल गया है जो है 0.8813, ठीक है ना, ये हमारा इतना निकल गया। अब इसके बाद दूसरा, एथेनॉल का हमने मोलों की संख्या ज्ञात कर लिया। अब इसी प्रकार जल का भी मोलों की संख्या हमें ज्ञात करना है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे जल का मोल प्रभाज। तो जल का मोल प्रभाज इक्वल टू क्या होता है, जल का मोल बटे कुल मोल, बटे क्या होता है, कुल मोल होता है। तो जल का मोल कितना होता है जी, ये हम लिख देते हैं मोल प्रभाज। जल का मोल कितना है जी, जल का मोल यहाँ सॉरी जल का, हाँ जल का मोल कितना है, जल का मोल है 0.278 है। अब कुल मोल कितना है, तो कुल मोल यहाँ पे है 2.343 है। अब सिंपल सा इसमें भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, नॉर्मल सी तो बात है, आप भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप भाग देते हैं तो ये आपका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 0. ये कितने बार में, 0.1187, ठीक है ना, 0.1187 बार में ये चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे इतना, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया। ये हमारा किसका निकला है, ये हमारा फिर से किसका निकल गया है, जल का मोलों की संख्या निकल गया है। तो देखिए ये हमें पहले से लक्ष्य पता था कि एथेनॉल का अगर मोल प्रभाज हमें ज्ञात करना है तो एथेनॉल का मोल हमें चाहिए और बटे कुल मोल चाहिए। कुल मोल कब ज्ञात होगा, जब इन एथेनॉल और जल का दोनों का मोलों की संख्या हम निकालेंगे, जब निकल जाएगा दोनों को जोड़ देंगे तब हमें कुल मोल निकलेंगे। तो इसीलिए हमने ये सब काम किए हैं। और दूसरा एथेनॉल का भी मोलों की संख्या चाहिए था, तो इसीलिए एथेनॉल का मोलों की संख्या पहले हमने ज्ञात किया। तो ये सब लक्ष्य हमें पता थे। क्यों पता थे, कैसे पता था, तो बाबू फॉर्मूले से। तो फॉर्मूले आपको याद रखना अनिवार्य है, ठीक है ना। तो अगर हम एथेनॉल का मोल प्रभाज ज्ञात कर रहे हैं तो ऊपर एथेनॉल का मोलों की संख्या लेंगे, मतलब मोल लेंगे, ठीक है। मोल कहें मोलों की संख्या कहें, दोनों बात एक ही है। तो अगर एथेनॉल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो फॉर्मूले में एथेनॉल का मोल ऊपर लेते हैं। अगर हमें जल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो ऊपर हम जल का मोल ऊपर लेते हैं और नीचे कुल मोल ही रहेगा,
ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। स्क्रीनशॉट दोस्त, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। पूरी तरीके से जोश जुनून के साथ हम आगे बढ़ेंगे और सीखते हुए चलना है दोस्त। अगला हमारा कह रहा है कि 10 ग्राम नेफ्थालीन को 200 ग्राम बेंजीन में घोलने पर घोल का हिमांक 0.744 डिग्री सेल्सियस घट जाती है। तो बेंजीन में हिमांक अवनमन नियतांक Kf = 5.12 के मतलब क्या है, के केजी प्रति मोल है। तो नेफ्थाल में अणु भार ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, मतलब मैं कह सकता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है, PVI है जी। देखिए, सबसे पहले आपको मैं कहूंगा कि इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं दिया गया है। अब जो यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है इसको समझिए। कह रहा है कि 10 ग्राम नेफ्थालीन को 200 ग्राम बेंजीन में घोला गया। मतलब नेफ्थालीन किस में घुल रहा है, बेंजीन में। तो जो घुलता है वो क्या होता है, विलेय होता है, और जो घुलाता है वो क्या होता है, विलायक। इसका मतलब नेफ्थाल क्या है, इसका मतलब नेफ्थालीन क्या है, एक विलियन है। तो हम यहाँ पे विलेय लिखेंगे। ये क्या है, हमारा विलेय है। नेफ्थाल क्या है, एक विलेय है। तो विलेय का यहाँ पे भार दिया है। विलेय का भार कितना दिया है, विलेय के भार को हम स्मॉल w से दर्शाते हैं। तो विलेय का भार कितना दिया है, 10 ग्राम। तो ये हमने 10 ग्राम लिख दिए। और ये 200 ग्राम बेंजीन में घोलाने पर, मतलब घुला है, तो बेंजीन क्या हो जाएगा, विलायक का भार हो जाएगा। बेंजीन क्या हो जाएगा, विलायक का भार हो जाएगा। तो बेंजीन विलायक के भार को कैपिटल W से दर्शाते हैं। तो 200 ग्राम हम यहाँ पर लिख देंगे। अब ये नहीं समझ में आ रहा होगा कैसे हमने विलेय और विलायक कह दिया। तो ये सब आप पढ़ेंगे जब चैप्टर 1 विलयन का शुरू से आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिस्ट्री का लिंक है, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे ना तो सीक्वेंस वाइज सभी वीडियो मिलेंगी, वहाँ से आप पढ़ाई कीजिए। याद रखेंगे दोस्त, हम आपके प्रति पूरी तरीके से सीरियस हैं। पर डे आपको शाम को, पर डे अगर कोई दिक्कत ना हुई तो पर डे आपको मैं कह सकता हूँ कि शाम को 7 बजे आपको पर डे शाम को 7 बजे आपको वीडियो मिलती है, जिसमें लगभग 1 घंटे की 1 आवर्स की आपकी 1 घंटे की क्लासेस होती हैं, चाहे वो फिजिक्स की चले या केमिस्ट्री की पर चलती हैं जी। तो कम से कम इसमें आप फोकस करिए। अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि कल शाम को एक अच्छा कल शाम नहीं, कल सुबह में, ठीक है ना, कल सुबह में, मतलब सुबह, ठीक है ना, ये इस तरीके से कल सुबह में आपको लगभग 7 बजे 7 AM पे आपको एक वीडियो मिलेगा, जिसमें हम आपको एक अच्छी चीज़ बताएंगे कि टाइम टेबल आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा, किस तरीके से अब आपको स्टडी करना है जिससे आप एक टॉपर बन सकते हैं। एक टॉपर स्टूडेंट कैसे, कौन सा स्टडी करते हैं, कैसे करते हैं, तो वो बन सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि अभी तक जितने भी स्टूडेंट सीरियस हैं अपने पढ़ाई के प्रति और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी आपको वीडियो अपलोड हो तो आपको पास पहुंचे नोटिफिकेशन, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप, अच्छी बात है, समझ गए तो, नहीं समझे तो और भी अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ गए। फिर से यहाँ पे कह रहा है कि घोलने पर हिमांक में कितना हो रहा है, हिमांक में इतना घट जाता है। घटने का मतलब है क्या है कि ये किसका मान दिया है, हिमांक, घटने को कहते हैं अवनमन। तो हिमांक का अवनमन यहाँ पे हुआ है। हिमांक का अवनमन कितना है, हिमांक में अवनमन हुआ है जिसको हम TF से दर्शाते हैं। तो हिमांक में अवनमन 0.744 डिग्री सेल्सियस हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद हिमांक अवनमन नियतांक का मान ये दिया है। तो ये हम सीधा डायरेक्ट हिमांक अवनमन नियतांक, इसको हम KF से दर्शाते हैं। तो ये कितना दिया है, 5.12 के प्रति मोल दिया है, ये हमने लिख दिया।
और उसके बाद नेफ्ताल का अणुभार ज्ञात करना है। नेफ्ताल मतलब क्या है, विलेय है, विलेय का ही अणुभार हमें ज्ञात करना है। तो हम लिख देते हैं नेफ्ताल का अणुभार ज्ञात करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए एक फॉर्मूला हम जानते हैं दोस्त। अब कौन सा फॉर्मूला जानते हैं, अणुभार का एक फॉर्मूला जानते हैं। चूंकि हम यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि हम जानते हैं। अब हम क्या जानते हैं जी, नेफ्थॉल m इक्वल टू मतलब अणुभार इक्वल टू होता है फॉर्मूला 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w बाई डेल TF अगुणे कैपिटल W। ये फॉर्मूला हम जानते हैं जी, हम सभी, ठीक है ना। अब देखिए हमें यही जो m क्या है, यहाँ पर m ही है विलेय का अणुभार। विलेय क्या है, नेफ्थलीन है, तो विलेय का अणुभार इसी m का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे KF आपको पता चल गया हिमांक का औनमन स्थिरांक है। यहाँ पे W क्या है, विलेय का अणुभार है। डेल T क्या है, यहाँ पे हिमांक का औनमन है। और W कैपिटल W विलायक का भार है। अब बताइए जब इतना हमने सब दे दिया, केवल मान पुटअप करके सॉल्व करना है, तो क्या आप नहीं कर पाएंगे, आसानी से कर देंगे। तो मैं अभी भी कहूँगा कि वीडियो रोकिए, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मैं कराऊंगा, अभी मैं कराऊंगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त, आप समझ नहीं रहे हैं। न्यूमेरिकल तभी लग पाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट अक्सर कहते हैं सर न्यूमेरिकल हमसे नहीं लगता, समझ में टॉपिक आप पढ़ाते हैं तो आ जाता है, न्यूमेरिकल नहीं लगता। अरे बाबू कहाँ से लगेगा, आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया। अब आप कहेंगे सर प्रैक्टिस तो हम करते हैं। बाबू कितना आपने किया ये इंपॉर्टेंट है ना। पढ़ते तो सभी हैं, बट कितना पढ़ते हैं ये इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं ना, ये बातें हैं दोस्त। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप महारत हासिल कर पाएंगे इसमें। चलिए हम मान रखते हैं, तो m इक्वल टू यहाँ पे 1000 है, तो 1000 हमने लिख दिया। KF का वैल्यू है 5.12, ये हमने लिख दिया। फिर से यहाँ पे स्मॉल w का मान है 10, तो ये हमने 10 लिख दिया। डेल TF का वैल्यू है 0.744 गुणे कैपिटल W का वैल्यू है 200, तो ये हमने 200 रख दिया। अब हल कर लेते हैं दोस्त। देखिए अगर हम हल करेंगे तो सबसे पहली बात देखिए ये 1000 है, तो देखिए 1 0 अगर हम इसमें कटाएंगे ना, बात समझिए बाबू। अगर हम एक मतलब एक रूल होता है कि अगर हम सिंपल सा कहें ना, बात समझिएगा आप, मैं कैसे समझाऊंगा आपको। देखिए ये 5.12 है, इसमें 10 का गुणा कराएंगे तो ये दशमलव जो यहाँ पे है ना, ये एक अंक इधर आ जाएगा, मतलब अब इस तरीके से हो जाएगा 91.2 हो जाएगा। अगर ये 10 गुणा हो गया तो सबसे पहले इसका गुणा हमने कराया, तो सबसे पहले इतना आ गया। अब क्या करेंगे, 1000 है ना, तो 1000 में से 10 का और गुणा करा लेंगे, मतलब 100 गुणे 10 लिख सकते हैं 1000 को। अभी भी हम 100 का 10 में गुणा करेंगे तो 1000 होगा। अब फिर से ये जो 10 बचा ना, अब इस 10 का फिर से इसमें हम गुणा कराएंगे, तो गुणा कराते हैं तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये दशमलव फिर से एक अंक इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 512.00, तो 00 को कोई मतलब नहीं, तो इसका मतलब 512 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। परंतु क्यों, जब ये 10 भी गुणा करेगा, इसमें का 10 गुणा कर लेगा, तो बचा ऊपर 100 बचा, तो सबसे पहले ऊपर हम लिख देंगे 100, और इसके बाद ये दशमलव टोटल हट गया है, तो ये 5.2 नहीं 512 आ जाएगा। समझ रहे हैं, तो ये रूल होता है। अगर उतना ना समझ में आए ना, तो ये अब केवल याद रखिएगा दशमलव के बाद 2 अंक है। अब इस दशमलव को अगर हटाना है ना 2 अंक, तो इसके लिए हम 2 0 काटेंगे, तो 1 0 यहाँ से कट गया, 1 0 यहाँ से कट गया, 2 कटा तो ये दशमलव अब हट गया, ठीक है ना। तो अब बचा क्या, यहाँ पे 100 बचा, इधर 1 का गुणा 100 में कराएंगे तो 100 ही होगा, तो वही हम 100 लिख दिया है, 512 हमने लिख दिया है। समझ ही रहे होंगे आप। अब देखिए ये 2 0 से, देखिए ये 2 0 से ये 1 दशमलव यहाँ पे दशमलव है, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7.4 आ जाएगा। और गुणा ये 2 है ना, तो 2 हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसका हम आगे करा लेते हैं गुणा, तो क्या हो जाएगा m इक्वल टू, ये इसका गुणा करा लेते हैं तो 512, और ये 2 0 है तो 2 0 इसमें गुणा हो जाएगा, तो ऐड हो गया, मतलब 91,200 हो जाएगा। इसका अगर हम गुणा करा लेते हैं तो 4 दूना 8
4 दूना 8 और 7 दूना 14। तो ये कितना हो जाएगा 148.8 हो जाएगा। अब चुपचाप हम कुछ नहीं करेंगे, अब 148.8 से 148.8 से हम क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे, ठीक है ना। 148.8 से हम गुणा करा देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ठीक है। 148.8 से हम गुणा करा देंगे तो ये 134.86 आ जाएगा, 134, ठीक है ना। सॉरी ये शायद गलत हो गया, 344, ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, 344.086 ये आपका आंसर आ जाएगा। आप भाग देकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप भाग देकर देख लीजिएगा, आपका आ जाएगा, ठीक है ना। या अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा ये हार्ड हो रहा है ना, तो बाबू इसको सिंपल भी हम कर सकते हैं, या तो आप आंसर यहीं पे छोड़ दें या इसको हम हटा देते हैं। क्या करेंगे बाबू, इससे ये 2 से ना इसको हम काट देते हैं, इस वाले को अगर हम 2 से इसको काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 2 दूना 4 और फिर से 1 बचा तो 2 पचे 10, फिर 1 बचा तो ये 2 छके 12, ये 256 बार में कट जाएगा। ये 256 बार में कट गया ना, तो ये 256 गुणे 100 हो जाएगा, अब बटे ये 74.4 हो गया। अब ये फिर से गुणा होगा ना तो 256 मतलब 25,600 हो जाएगा, और ये 74.4 हो जाएगा। और फिर से इन दोनों को काटेंगे तो वही आएगा 344.086 आ जाएगा, ठीक है ना। 344.086 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस बात को आपको याद रखना है दोस्त। और ये अणुभार हम ज्ञात कर रहे हैं ना, अणुभार, तो इसका मात्रक क्या होता है, मोल प्रति, क्या होता है, ग्राम प्रति मोल होता है ना, ग्राम प्रति मोल। तो ये हम लिख देंगे ग्राम प्रति मोल, ठीक है ना, ग्राम प्रति मोल। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लें, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 0.6 ग्राम, ठीक है ना। एक कार्बनिक यौगिक को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में इतना घटता है, यदि बेंजीन के हिमांक अवनमन स्थिरांक इतना है तो उस यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अणुभार हो जाएगा, यहाँ पे अणु इस तरीके से आप लिख लीजिएगा, अणुभार, ठीक है ना। यहाँ पे न हो गया है, सुधार कर लीजिएगा। बताइए ये क्वेश्चन सेम टू सेम, मैं कह रहा हूँ कि सेम है जी, सेम टू सेम, अभी हमने पीछे जैसे सॉल्व किया है वैसे ही है। तो क्या आप कर पाएंगे, बहुत ही सिंपल है दोस्त। अगर मैं आपको पूरा कर दे रहा हूँ, आपको फिर मैं होमवर्क दे दूंगा। देखिए कुछ आपको बता दे रहा हूँ जिससे थोड़ा सा और आपको ये सिंपल हो जाए। सबसे पहले कह रहा है कि इतना ग्राम एक कार्बनिक यौगिक को इतने ग्राम बेंजीन में घोलने पर, मतलब इसको इसमें घोला गया है, तो ये क्या हो जाएगा, जो कार्बनिक यौगिक है ये हमारा विलय हो जाएगा। तो सबसे पहले दिया गया है, ये हमारा क्या दिया गया है, विलय। विलय का भार दिया है, तो विलय का भार स्मॉल w दी। विलय का भार कितना दिया है, तो 0.6 दिया है। विलायक का भार यहाँ पे दिया है। विलायक का भार को कैपिटल W से दर्शाते हैं, ये कितना दिया है, 50 ग्राम दिया है, ठीक है ना, 50 ग्राम दिया है। तो इतने में घोलने पर हिमांक में इतना घटता है, तो हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन TF से दर्शाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल TF भी दर्शा सकते हैं। तो ये 0.63 डिग्री सेल्सियस है, ये लिख दिए। हिमांक अवनमन स्थिरांक मतलब KF का मान दिया है, यहाँ पे डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ कि KF का जो मान दिए हैं वो 5.12 किलोग्राम दिए हैं, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ये हमारा हो गया।
अब इसका फिर से यौगिक का अणुभार ज्ञात करना है, मतलब स्मॉल मतलब m का मान ज्ञात करना है। सिंपल सा इस फॉर्मूले पर लगा लेंगे, m इक्वल टू 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल w बाई कैपिटल डेल टी एफ इंटू कैपिटल W। ये बताइए, अब इतना हमने करके दे दिया, केवल मान पुटअप करना है। देखिए 1000 है ही, के एफ का वैल्यू यहाँ से पुटअप कर देंगे, स्मॉल w का वैल्यू यहाँ से पुटअप कर देंगे, डेल टी एफ का वैल्यू यहाँ से पुटअप कर देंगे, कैपिटल W जो है इसका वैल्यू 50 यहाँ से पुटअप कर देंगे। रखेंगे तुरंत निकल जाएगा। कर नहीं पाएंगे, चलिए फिर भी मैं कर देता हूँ क्योंकि मैं करने ही आया हूँ। तो ये 1000 लिख देते हैं। के एफ का वैल्यू कितना है, चलिए देख लेते हैं। के एफ का वैल्यू है 5.12 5.12 है। फिर से कैपिटल स्मॉल w का वैल्यू है 0.6। टी एफ का वैल्यू कहाँ पे, टी एफ का वैल्यू है 0.63 है। कैपिटल W का वैल्यू है 50। ये हमने लिख दिया। सॉल्व कर लेते हैं दोस्त। देखिए सबसे पहली बात, देखिए अगर ये इस दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 अंक है ना, 2 अंक का दशमलव की इधर कटाना है तो 2 जीरो कटा लेंगे तो ये 512 हो गया। सबसे पहले तो ये अब 512 हो गया। फिर से अभी भी 1 जीरो बचा हुआ है, अगर 1 जीरो काट देते हैं तो ये 1 दशमलव इधर आ जाएगा तो ये अब हो जाएगा 6। तो ये हमने 6 लिख दिया, समझ रहे हैं ना। तो ये सभी गुणा अगर हम आपस में कराएंगे तो ये 512 गुणे 6 ही आएगा। अब इसका देखिए ये समझिएगा, यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए अगर सबसे पहली बात 50 है तो इसको 5 गुणे 10 भी तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। और 1 जीरो से यहाँ पे 1 दशमलव इधर आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से हम करते हैं। सबसे पहले इसको हम लिख देते हैं 0.63 अब गुणे 5 गुणे 10 लिख सकते हैं। अरे भैया 5 10 50 ही होगा। अब 1 जीरो से ये दशमलव इधर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 एकम में 6 1 7 हो जाएगा और 6 पचे 30 हो जाएगा। ये हमारा हो गया। अब देखिए ये इतना हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, अब देखिए ये 1 जीरो से ये दशमलव इधर आएगा ना तो ये 6.3 हो जाएगा और यहाँ पे केवल 5 बता तो 5 हमने लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, 3072 हो जाएगा और ये 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 5 छक्के 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 30.5 हो जाएगा। अब 30.5 से 3072 में आप क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे भाग दे दीजिए। अच्छा 5 तिया 15 का 5 और 5 छक्के 30, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ है। 5 तिया 15 के 5 और 5 छक्के 30, 31 ना होगा, एक हासिल भी तो है तो 31 होगा, तो 31.5 हो जाएगा। अब 31.5 से हम भाग देंगे तो 97.93, मतलब यहाँ पे 97.52 मतलब 523, ये हमारा m का वैल्यू आ जाएगा। या भाग देकर देख लीजिएगा, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, यह मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि समय लगेगा अगर मैं भाग दूंगा तो आप अब गुणा भाग जोड़ घटाना इतना तो क्लास 12th में अब आ चुके हैं, तो इतना तो आपको आना ही चाहिए दोस्त। नहीं भी आ रहा है ना तो मैं कहूँगा प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि आप डायरेक्ट एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। यहाँ तो हम बता दे रहे हैं क्योंकि समय कम है तो आपको प्रैक्टिस करना है, भाग गुणा कैसे देना है ये सब आपको सीखना है। तो ये हमारा स्मॉल m का वैल्यू आ गया और यही तो हमसे पूछा गया था कि उस यौगिक का अणुभार क्या होगा। उस यौगिक मतलब जो कार्बनिक यौगिक है, ठीक है ना, उस यौगिक का ही अणुभार क्या होगा, तो उसका अणुभार इतना होगा। अणुभार का मात्रा क्या होता है, ग्राम प्रति मोल होता है, तो ग्राम प्रति मोल हमने लिख दिया, ठीक है, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि एक विलयन में वाष्प दाब इतना है और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इतना, ठीक है ना। ठीक है, मिली मोल प्लस
Hg है, मरकरी है मतलब पारा है, ठीक है ना। तो विलायक का मोल भिन्नता ज्ञात करना है। यहाँ पे भिन्नता रहेगा भिन्नता मतलब मोल प्रभाज ज्ञात करना है। चलिए जी इसको लिख लीजिएगा भिन्नता मतलब मोल प्रभाज। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान से समझेंगे आप। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है कि 1 विलयन में वाष्प दाब मतलब विलयन का वाष्प दाब इतना दिया है। तो हम लिख देंगे विलयन का वाष्प दाब। तो विलयन का वाष्प दाब को P और वाष्प दाब को P और यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं सॉल्यूशन। मतलब विलयन का वाष्प दाब यहाँ पे दिया गया है 23.8 मिलीमोल बाई Hg मतलब पारा है, जबकि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इतना है। तो यहाँ पे ये भी हम लिख देते हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को हम ओनली P से लिख देते हैं। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे दिया गया है 26.7 मिलीमोल Hg हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब विलायक का मोल भिन्नता हमसे कहा गया है। तो विलायक का मोल भिन्नता इक्वल टू फॉर्मूला होता है विलायक का मोल भिन्नता। तो शुद्ध विलायक का मोल तो यहाँ पे याद रखेंगे विलायक का मोल भिन्नता इक्वल टू फॉर्मूला होता है विलायक का मोल भिन्नता। मोल भिन्नता मतलब मोल प्रभाज। तो विलायक का मोल प्रभाज इक्वल टू याद रखेंगे होता क्या है, तो ये हमारा होता है विलायक का मोल भिन्नता इक्वल टू हो जाएगा हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक है ना। शुद्ध मतलब विलयन का वाष्प दाब बटे क्या होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे विलायक का जब भी आपसे कहें तो ये आप क्या लिख देंगे विलयन का वाष्प दाब लिख देंगे ऊपर। ये थोड़ा सा इसमें अपोजिट होता है वाष्प दाब में, विलयन का वाष्प दाब अब बटे क्या हो जाएगा विलायक का वाष्प दाब। विलायक मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। देखिए दोस्त मैं आपको बता दे रहा हूं जब भी यहाँ पे वाष्प दाब टाइप में क्वेश्चन पूछे तो ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, इसी फॉर्मूले से लगाएंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन कहें कि इस तरीके से आपको दे दे कि विलयन का वाष्प दाब ऐसे इतना है और विलायक का वाष्प दाब इतना है, तो ये फॉर्मूला आप लगा देंगे। तो हम इतना अगर लगा देते हैं तो ये मोल भिन्नता यहाँ पे लिख देते हैं मोल भिन्नता इक्वल टू विलयन का वाष्प दाब है 23.8 है और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है 26.7 है, ठीक है ना। 26.7 है। अब इसको हम भाग देकर देख लेते हैं तो 0 पॉइंट कुछ आपका चला जाएगा तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 0.891 ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा जी। इसका मात्र कुछ नहीं होता है ना, तो 0.891 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ याद रखेंगे। स्क्रीनशॉट आप लेंगे ले लीजिए, ये फॉर्मूला याद रखिएगा बस, मैं यही कहूँगा। फॉर्मूला याद रखेंगे ना तो सब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन आता है कि 1 लीटर विलयन में 5 ग्राम ग्लूकोज घुला है, तो यदि तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है तो परासरण दाब ज्ञात कीजिए जहां R का मान इतना है, ठीक है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं जी। सबसे पहले कह रहे हैं 1 लीटर विलयन, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 1 लीटर विलयन कह रहे हैं, तो हम मतलब विलयन का आयतन दिया गया है। लीटर किसका मात्रक होता है जी, आयतन का ही तो मात्रक होता है ना।
तो 1 लीटर आयतन, मतलब विलियन का यहाँ पे आयतन का मान दिया गया है, विलियन के आयतन का मान दिया है, भी का मान वो कितना दिया है, 1 लीटर दिया है। उसके बाद कह रहा है कि 5 ग्राम ग्लूकोज घुला है, ठीक है ना। तो 5 ग्राम ग्लूकोज घुला है ना, तो ये विलेय का हमारा हो जाएगा, विलेय का भार हो जाएगा, क्योंकि जो घुलता है वो भार ही होता है। तो विलेय का भार कितना है जी, स्मॉल w = 5 ग्राम है। उसके बाद कह रहे हैं यदि तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब T का मान, तापमान जो दे दिया है वो कितना 27 डिग्री सेल्सियस दे दिया है। अब 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसको केल्विन में हम चेंज करेंगे तापमान को, तो कैसे हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे ना, जब भी इसको सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना होता है तो 273 से हम जोड़ देते हैं, इसमें 273 जोड़ देंगे, 27 273 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो 300 केल्विन ये हमारा हो जाएगा, 300 केल्विन ताप हो गया। तो परासरण दाब ज्ञात करना है, जहाँ पे गैस नियतांक मतलब R का मान दिया है, गैस नियतांक का मान दिया है ना, वो कितना दिया है 0.0821 लीटर एटीएम प्रति मोल केल्विन, ये हमारा दिया हुआ है। तो ये सब हमने मान ओनली रखा हुआ है, ओनली हमने केवल क्या रखा हुआ है, ओनली मान हमने वैल्यू लिखा हुआ है जो यहाँ से हमें दिया गया है। अब हमें एक फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं दोस्त, हम जानते हैं, हमें क्या पूछा गया है कि परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो चूंकि हम परासरण दाब का फॉर्मूला जानते हैं, परासरण दाब, तो परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं या पी से भी। तो पाई = क्या है, NV × RT होता है, यही ना होता है जी फॉर्मूला, NV/RT, ठीक है। जहाँ N मोलों की संख्या है, V क्या है, आयतन है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो मोलों की संख्या N = क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है, भार बटे अणुभार होता है कि नहीं, मोल बराबर भार बटे अणुभार। भार को स्मॉल w से दर्शाते हैं, अणुभार को m से दर्शाते हैं। तो बताइए n के जगह पर W/m लिख सकते हैं, तो इस m के जगह पर W/n m रख देते हैं, तो m आ जाएगा नीचे, तो नीचे m भी हो जाएगा। ये RT है, ये RT इसमें ऊपर में ही ना गुणा कराएगा, ये ऊपर ही है वास्तव में देखें तो ये RT हमने लिख दिया। तो ये हमारा फॉर्मूला इस तरीके से आ गया। ऐसा हमने इसलिए तोड़ा क्योंकि यहाँ पे देखिए भार का मान दिया गया है स्मॉल में, ठीक है ना, m का मान नहीं दिया है तो वो हम ज्ञात कर लेंगे। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, समझिएगा बाबू। यहाँ पे पाई मान है तो ये हमने पाई रख दिया। देखिए कि स्मॉल w का मान है 5 ग्राम, तो ये हमने लिख दिया 5 ग्राम, ठीक है। कि इस नीचे क्या है, नीचे है m मतलब क्या है, विलेय का अणुभार। तो विलेय क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज ही तो विलेय है ना, जिसका ग्राम है 5 ग्राम। तो ग्लूकोज का अणुभार हमें ज्ञात करना है, तो ग्लूकोज का अणुभार 180 शायद यही होता है, ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है, बट फिर भी हम निकाल कर देख लेते हैं जी, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। C6H12O6 होता है, यही ना होता है जी। तो कार्बन की संख्या 6, कार्बन का परमाणु भार 12, हाइड्रोजन की संख्या 12 अगुणे इसका परमाणु भार 1, ऑक्सीजन का 6 संख्या और इसका 16 होता है, 16 हमने लिख दिया। C6H12O6 12 × 6 72 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 16 × 5 = 16 × 6 = 96 हो जाएगा। 6 2 8 2 10 का 0, 9 1 10 और 10 17 1 18, तो ये हमारा 180 ही आएगा दोस्त, इसका 180 ही आएगा, ठीक है ना। इसी का होता है, मतलब ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है, तो 180 लिख दिया हमने m के जगह पर। अब v क्या है, v हमारे देखेंगे 1 लीटर है, तो 1 का यहाँ पे हम गुणा करा देंगे। अब बटे RT है, RT वास्तव में ऊपर ही गुणा है, तो R का मान हम ऊपर ही लिखेंगे ना, ये R ऊपर ही तो है वास्तव में। अरे भैया इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 1 इसमें गुणा करेगा, ये RT इसमें गुणा कराएगा। तो ये बातें हैं जी, इससे कन्फ्यूजन नहीं होनी है। अब R का मान देखिए क्या निकला है, R का मान निकला है 0.821।
ठीक है ना, 0.821 दिया गया है और टी का जो वैल्यू है ये कितना दिया है, 300 केल्विन दिया गया है। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। तो ये हमारा पाई का वैल्यू और ये हमारा 5 हो गया, ये 8। अब समझिएगा यहाँ पे बाबू बात को समझिएगा, ये 2 जीरो से ये 0.2 अंक इधर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 82.1 हो जाएगा और नीचे ये गुणे 3 है तो 3 हमने लिख दिया। और ये नीचे क्या है, 180 गुणे 1 इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब हम कुछ नहीं करेंगे बाबू, इसका गुणा करा लेते हैं। तो गुणा करा लेंगे तो ये हमारा सबसे पहले 5 है तो 5 हमने लिख दिया, 3 एकम में 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और 8 त्रिका 24 हो जाएगा, मतलब 246.8 हो जाएगा, ये 180 है। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 एकम में 5 और ये कितने बार में कट जाएगा, 5 15 15 और 3 बच गया तो 30 5 छक्के 30, 36 बार में ये कट जाएगा जी। 36 बार में कट गया तो यहाँ से पाई का मान निकलेगा, 5 से काटेंगे 180 को, 36 बार में कट जाएगा। तो अब ऊपर क्या बचा, 246.3 बचा और ये बचा 36। अब 36 से आप भाग दे दीजिए, 36 से आप भाग दे देंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, कहीं दिक्कत हुआ क्या, थोड़ा सा कहीं गड़बड़? थोड़ी सी कहीं मिस्टेक लग रहा हुआ है क्या? हाँ जी, हाँ जी, थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे हुई है। मैं कह रहा हूँ कि कहाँ से आंसर थोड़ा सा गलत आ रहा है। देखिए मिस्टेक कहाँ पे हुई है बाबू, मान रखने में मिस्टेक हुआ है। देखिए आर का मान है ना 0.0821 है, तो यहाँ पे हमने आर का मान ना 0.0 न रख कर केवल 821 रख दिया है, यही मिस्टेक हो गया है दोस्त। फिर से हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सुधार कर लूँगा, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा अगर आपने माइंड कहीं अलग रखें तो बाबू गलती होंगी, एक गलती है पूरी आंसर ही बदल देती हैं। देखिए यहाँ पे आर का मान कितना रखना था, 0.0821 रखना था और यहाँ पे टी का वैल्यू जो है वो कितना 300 केल्विन रखना था, तो ये हमने 300 केल्विन रख दिया। अब बाबू बात को समझिएगा, थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझसे गलती हो गई तो, ठीक है ना। गलतियाँ होती रहती हैं, मैं तो एक बहुत ही छोटा सा मैं कह सकता हूँ कि एक स्टूडेंट ही हूँ, बट जितना आता है मैं समझाने का सिखाने का प्रयास करता हूँ। अदरवाइज यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे दो जीरो से 2 दशमलव इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो का कोई मतलब नहीं, तो ये 8.21 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये गुणे 3 हो जाएगा, अब बटे ये 180 हो जाएगा। अब देखिए ये अगर हम काटे तो 3 छक 18 मतलब 60 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा। और ये 5 से अगर हम काटें तो 5 एकम में 5 और 5 एकम में 5 और 10, 5 दूना 10, ये 12 बार में कट जाएगा, ठीक है ना, 12 बार में ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे, 5 एकम में 12 बार में ये 60 कट जाएगा, ठीक है। 12 से भाग दे दीजिएगा 60 में, 12 बार में 5 से भाग दे दीजिएगा 60 में, 12 बार में कट गया। तो अब यहाँ पे क्या बचा दोस्त, यहाँ पे ऊपर ओनली बचा 8.21 बचा और नीचे बचा 12 बचा। अब 12 से आप भाग दे दीजिए 8.21 में, ठीक है ना, 8.21 में आप भाग दे दीजिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.684 आ जाएगा। और परासरण दाब का क्या होता है, ATM, ये इसका मात्रक होता है, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है ना, 684। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्त। देखिए मैं एक बात मानूंगा कि मैं आपको यहाँ पे जो भाग वाला है ना, तो मैं भाग नहीं करा रहा हूँ, डायरेक्ट आपको आंसर में बता दे रहा हूँ।
बट दोस्त मैं यही कहूँगा, अगर अभी देखिए अभी ओनली हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किया है, अब फिर भी 1 घंटे आपके कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है ना। तो देख सकते हैं आप, समय ज़्यादा लग रहा है, समझाना भी तो है ना। तो अगर मैं गुणा भाग कराने लगूँ ना तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए मैं कहूँगा दोस्त कि आप सभी खुद मेहनत कीजिए जितना हो सके। मैं तो इतना कहता हूँ, अपना जो ये पेन है ना इसका सही इस्तेमाल आप कीजिए, अब मेहनत कीजिए। आपके एक सप्ताह में कम से कम 2-3 पेन तो आपके समाप्त हो जाना चाहिए, इतना आप प्रैक्टिस कीजिए कि। तो अदरवाइज मैं आशा करता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट अपने लाइफ के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने लाइफ के प्रति सीरियस हैं, वो ज़रूर प्रैक्टिस आज से करेंगे। मैं यही कहूँगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्त, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है ना। और जितना आप सपोर्ट करेंगे, थोड़ी सी कमेंट हमें कर देंगे, कमेंट में हमें बताएंगे कि आप सभी को समझ में तो आ रहा है ना, इतना करेंगे ना थोड़ी सी हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, थोड़ी सी हम प्रेरित होते हैं। मैं भी आपके ही जैसा हूँ दोस्त, समझते हैं ना। तो यही बातें हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है फिजिक्स की, केमिस्ट्री के, आप जाइए वहाँ से क्लिक करके बेसिक से अपनी पढ़ाई कीजिए। अगर इसका फिर से चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, या केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करना है तो वो भी आप कहेंगे तो मैं करूँगा, ठीक है ना। अदरवाइज कम से कम 5 दोस्तों के पास इस वीडियो के लिंक को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जब भी अपने दोस्तों से मिले तो इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। हाँ, इंस्टा का लिंक है, उसमें ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।